हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। वे 83 साल के थे। बजाज पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर पीड़ित भी बताए जा रहे थे। उनके निधन पर कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों और उद्योग जगत के लोगों ने शोक जताया है। आईपीएल में 15वें सीजन की नीलामी में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने हैं। आईपीएल 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 2 नई आईपीएल टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। वहीं 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आईपीएल की मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में चल रही है, जिसपे पहला नाम शिखर धवन का आया है, जिसमें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा को पंजाब ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को केकेआर ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला है। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ की थी। पिछले सीजन तक वे चेन्नई के साथ थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ को भी आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला है। वहीं धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर को भी कोई खरीदार नहीं मिला है। ये सभी खिलाड़ी दिग्गज हैं, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका में कमेंट्स के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दूसरे देशों को दखलंदाजी न करने को कहा है। जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वे हकीकत जानते हैं। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शुक्रवार को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी विभाग की तरफ से हिजाब विवाद को धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वहीं फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वे ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। मंत्री जयशंकर ने कहा वे ऑस्ट्रेलिया सरकार के सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे भारत वापस आने वालों को मदद मिलेगी। मेलबर्न में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक में व्यापक समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही उन्होंने कहा हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में चिंताओं को साझा किया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ गया है तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, भारत को बदनाम कैसे करेंगे, लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं। उत्तराखंड के धनौल्टी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उस समय उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर सिर्फ बीजेपी पार्टी ही पक्ष पे थी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सब जानते थे। वे देवभूमि के पक्ष में नहीं थे। उस समय सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। उत्तराखंड के टिहरी में प्रचार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी लवारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। वह तो इस समय पर एक नई होड़ लगी है और नए हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो, उनको इसी बात से खुशी मिलती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलाचौर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा 1984 में दिल्ली में दंगे हुए। कांग्रेस नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये आपके सामने वोट मांगने के लिए आए हैं, अब आप भी इनको हिलाओ। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 के दिल्ली दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कपकोट में रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी कि वो चाहते थे उत्तराखंड छोटा राज्य भले ही हो लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को विशेष दर्जा दिया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद से ये बात सच निकली है कि समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय कार्यालय की छत से नीचे उतरते हुए लोगों को नोट दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के खटीमा में चुनावी रैली की। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो आपको बिंदियां और चूड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने आपके रोजगार क्यों नहीं बांटे। इनसे पूछिए कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो आप कहां थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बढ़ रही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार है। राहुल ने रोजगार मिलने पर आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर केंद्र पर हमला बोला। कहा कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या बढ़ी और बेरोजगारी किसके कारण बढ़ी? केंद्र सरकार इस बेरोजगारी आपातकाल के लिए जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के रांची वाचा इलाके पर सक्रिय अल बद्र के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। पुलिस ने सोपोर जिले में सर्चिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद अब ट्रेनों में एक बार फिर से पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। अब तक 80% ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, सही वक्त आने पर वह इस मामले को देखेगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टी 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले गुरुवार को 10वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी और डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। हिजाब मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाबी हरदंग और तालिबानी को जो भी मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश संविधान के चलते शरिया से तो चलेगा नहीं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। खंडवा के गुलशन नगर क्षेत्र में हिजाब समर्थित पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर पर लिखा है कि तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। मुस्लिम महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील वाले ये पोस्टर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी की ओर से मुस्लिम बहुल वार्डों में लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहले 12वीं कक्षा तक की क्लासेस संचालित होंगी। साथ ही स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में 50 लाख किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा राशि जारी कर दी है। सीएम ने 7,600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, उनके समय ना सड़क थी और ना बिजली थी, ना ही सिंचाई का इंतजाम था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। घर चलो घर घर चलो अभियान चलाने के साथ उद्योग जगत से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों तक अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी ने सहयोगी संगठन बनाए हैं। इसमें फुटकर एवं लघु व्यापारी, समाज सेवी, कल्याण, वरिष्ठ नागरिक, सांस्कृतिक जैसे प्रकोष्ठ शामिल हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हजीरा सब्जी मंडी को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज कांग्रेस ने 7 घंटे का उपवास शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि पुतला दहन के दौरान जो पुलिसकर्मी झुलसा था, उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में चल रहे बीजेपी के समर्पण निधि अभियान को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने वसूली अभियान बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना में जिनके काम बंद हो गए थे उनसे बीजेपी पैसा वसूल रही है। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि 65,000 बूथ पर हर परिवार को 1-1 लाख रुपए दे, तब समर्पण अभियान माना जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति आयोजन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी देखा देखी कर रविदास जयंती का कार्यक्रम कर रही है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना केस कम हुए हैं। प्रदेश में लगे नाइट कर्फ्यू के अलावा सभी तरह की पाबंदियां हटा दी गई हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर सरकार की तारीफ की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी में बैंकर्स के साथ बैठक की और इस दौरान बैंकिंग सेक्टर में आने वाली परेशानियों के समाधान पर चर्चा की। वहीं बैठक में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जबलपुर हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। दरअसल मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने जा रही है, जिसके तहत परीक्षा आयोजन में कानूनी अड़चनों के बचने के लिए मंडल ने कैविएट दायर की है। मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से 12वीं और 18 फरवरी से 10वीं की परीक्षा शुरू होनी है। मध्य प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट में 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग करने का निर्णय लिया गया। तीसरी लहर के 38 दिन बाद फिजिकल हियरिंग होगी। वहीं 65 साल से ज्यादा उम्र के वकील वर्चुअल हियरिंग के लिए आवेदन दे सकेंगे। चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने कानपुर पहुंच गए। इससे पहले रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को खाद उपलब्ध कराए। हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा कि कट्टरता हमारे लिए नुकसानदायक है। ऐसे मामलों में आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी नेता सक्रिय हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी के 30 से ज्यादा विधायक, सांसद और बड़े पदाधिकारी यूपी पहुंच गए हैं और वहां योगी सरकार के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूपी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के एंट्री के बीच दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हारे हुए बीजेपी नेता यूपी में प्रचार कर रहे हैं, वहां बीजेपी की हार हो रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि यूपी में बीजेपी की जीत हो रही है, इससे कांग्रेस नेता परेशान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 6.5 लाख सदस्य बना लिए गए हैं, लेकिन पार्टी का डिजिटल सदस्यता अभियान पिछड़ गया है। प्रदेश में 2 लाख ऑनलाइन सदस्य बनने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 लोगों को ही ऑनलाइन सदस्य बनाया जा सका है। बिलासपुर में संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां डिजिटल माध्यम से नए सदस्य बनाने के साथ ही सरकार की योजनाओं, नीतियों को जनता तक पहुंचाने और संगठनात्मक रूप से पार्टी की गतिविधियां आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में सीएस अमिताभ जैन ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में 100% धान का उठाव 15 मार्च तक पूरा करने को कहा है। वहीं जमीन की रजिस्ट्री में 31 मार्च तक दिए जा रहे छूट को अच्छे से प्रचार प्रसार करने को कहा है। बलौदाबाजार के सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कलेक्टर ने नई पहल की शुरुआत की है। अब कलेक्टर, डीएम समेत 42 विभाग के जिलाधिकारी सप्ताह में 1 दिन छात्रों को पढ़ाएंगे। इस पहल के लिए कलेक्टर ने स्कूल वार अधिकारियों की लिस्ट जारी की है। बिजली कंपनी ने बिजली सप्लाई का राष्ट्रीय औसत स्तर जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में पावर सप्लाई की वही स्थिति बेहतर दर्ज की गई है। प्रदेश में औसतन 23 घंटे 25 मिनट बिजली सप्लाई की गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बता दें कि बिजली सप्लाई का राष्ट्रीय औसत 22 घंटे 45 मिनट है। पन्ना जिले के कोतवाली इलाके में वहीं बेनी सागर तालाब के पास स्थित एक किराना दुकान में कल देर शाम भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान की नुकसान नहीं हुई है, और क्योंकि इस दुकान के पीछे घर के कई लोग रहते थे, जिन्हें आग लगते ही तुरंत रेस्क्यू किया गया। वहीं कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है।
केशकाल में ट्रेलर पलटने के बाद लगा लंबा जाम 10 घंटे बाद बहाल हो गया। दरअसल नेशनल हाईवे 30 पर ट्रेलर अचानक पलट गया, जिसके बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रास्ता बहाल करवाया। बता दें कि जर्जर मार्ग के चलते केशकाल घाटी में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। रायपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस शाम के बाद लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी बीच शुक्रवार को 51 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के अलग अलग इलाकों में 50 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सूरजपुर में स्थित ईंट भट्टा में खनिज विभाग की टीम ने लगभग 90 टन कोयला जब्त किया। दरअसल रेहर कोयला खदान से रोजाना कोयले की चोरी का ईंट भट्टा को खपाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खनिज विभाग ने दबिश दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा में सड़क निर्माण के दौरान एक हाईवा 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में ट्रक बुरी तरह से जल गया, जबकि ट्रक चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सागर में रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी धंसने से सेक्शन इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की मिट्टी में दबकर घायल हो गए हैं। वहीं सुमरेरी स्टेशन के पास अंडरब्रिज का काम चल रहा था, जहां ट्रेन गुजरने के दौरान ये हादसा हुआ, जिससे वह काम कर रहे हैं मजदूर और रेलवे कर्मचारी दब गए। महासमुंद के कोमाखान थाना क्षेत्र में परकोम मोड़ के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 24 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। धमतरी विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में एक आरोपी को 20 साल श्रम की सजा सुनाई है और साथ ही उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड की व्यवस्था भी लगाई है। और बता दें कि आरोपी ने दिसंबर 2019 में नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हुए हैं और एसपी कमलोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। वही घटना पर सीएम भूपेश ने दुख जताया है और कहा है कि हमारे जवानों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ।